दोस्तों, अगर आप बाइक चलाते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपको मालूम है कि पेट्रोल पंप पे आप जो पेट्रोल डलवा रहे हो वो धीरे धीरे आपकी बाइक को और आपकी जेब को ढीला कर रहा है। आपकी बाइक की माइलेज ड्रॉप हो रही है, आपकी बाइक को वियर एंड टियर हो रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? जी हाँ, E20 पेट्रोल, जो कि गवर्नमेंट ने रोल आउट कर दिया इस साल नेशन वाइड, और हमें कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ E20 पेट्रोल के बारे में, पूरी पॉलिसीज के बारे में, कैसे अडॉप्ट हुआ, कब अडॉप्ट हुआ, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स हैं, कैसे हम अपनी बाइक को सेव कर सकते हैं, बाइक्स पे कितना इम्पैक्ट है, पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब लगा के समझेंगे। प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल, हर चीज में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो लंबी होने वाली है और होम रेमेडीज में बताऊंगा आपको कि आप अपनी बाइक पे क्या कर सकते हो, उसको कैसे मेंटेन रख सकते हो, या आपकी बाइक को खराब होने का जो प्रोसेस है वो कैसे आप डिले कर सकते हो। जो कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का खर्चा है वो हमेशा कम होता है आपके बड़े रिपेयर से, तो वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो नमस्ते, मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं वीकेंड वंडर। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन नहीं करता हूं, ना मैं किसी के अपोज में हूं। मैं एकदम न्यूट्रल हूं, प्रैक्टिकल हूं, हर चीज को वेरीफाई करता हूं, रिसर्च करता हूं, पढ़ता हूं, समझता हूं और फिर देखता हूं कि मेरे लिए क्या बेहतर है। पूरा रिसर्च करके ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूं ताकि आप भी एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ कि आपको क्या करना चाहिए, और किसी का भी सपोर्ट आंख बंद करके नहीं करना चाहिए जब तक आपके पास फैक्ट्स ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिसी की। तो 2003 में भारत सरकार ने बोला था कि हम इथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू करेंगे। उसके बाद 5% से वहां से कार्यक्रम चालू हुआ। 2010 में ये टारगेट 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग तक आया कि हम E10 लेके आएंगे, लेकिन उस टाइम पे भी 2010 तक 2 या 3% ही ब्लेंडिंग हो रही थी, उसके ऊपर ब्लेंडिंग पहुंची नहीं थी। जून 2021 में गवर्नमेंट ने एक बहुत ही एग्रेसिव टारगेट रखा कि हम 2030 तक इथेनॉल E20 पूरे देश में लागू कर देंगे, जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा था बिकॉज से कई ज्यादा फायदे थे। लेकिन हुआ क्या, गवर्नमेंट ने ये अचीव कर लिया 5 साल पहले ही। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि 2030 तक अगर आप करते हो तो थोड़ा सा सक्सेसफुल हो सकता है और इसका बेनिफिट कंज्यूमर को देना चाहिए। तो सरकार का मुझे एक यही बड़ा काम लगा कि उसने फटाफट 2030 के प्रोग्राम को 2025 में ही लॉन्च कर दिया। मार्च में ही नेशन वाइड पेट्रोल E20 हर जगह अवेलेबल हो गया और आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया कि आप क्या करो या आपको कैसा पेट्रोल चाहिए, आपकी गाड़ी कंप्लायंट है नहीं है। कंज्यूमर को बिना ध्यान में रखे हुए ये फोर्सफुली एग्जीक्यूट कर दिया गया सबके ऊपर। अब इससे फायदा किसको हुआ, थोड़ा वो समझते हैं। इससे फायदा हुआ शुगर केन इंडस्ट्रीज को, बिजनेसमैन को, पॉलिटिशियंस को और वो सारे लोगों को जो इस पूरे सप्लाई चेन में जुड़े हैं। नुकसान किसको हुआ? कंज्यूमर्स को, जो बाइक चलाते हैं, जो कार चलाते हैं, कॉमन मैन। हमारी जेबें कट गई और किसी को पता भी नहीं चला। अब उसकी बात करते हैं कि इथेनॉल का सोर्स क्या होता है, गवर्नमेंट क्यों लेके आई, क्या फायदा है इसका, क्या नुकसान है इसका। नुकसान तो हम बाद में बात करेंगे। क्या फायदा है, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, वो समझना भी बहुत जरूरी है। सो गवर्नमेंट का क्या टारगेट था कि जो एथेनॉल प्रोड्यूस होगा वो 2G से होगा। मतलब 2G जो यहाँ पे है वो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, म्युनिसिपल वेस्ट है, उससे हम अल्कोहल पैदा करेंगे और उससे हम फ्यूल बनाएंगे। तो एक तरीके का ये कैसा हो गया था कि हमारा वेस्टेज को हम फ्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा था। दूसरा चीज क्या कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा बाहर से, उसकी डिपेंडेंसी कम होगी। जब यूक्रेन का वॉर हुआ तो उसमें रिलायंस ने बहुत सस्ते में पेट्रोल लिया, रशिया, इसकी वजह से यूएस ने हम पे टैरिफ भी लगाया, हमें आप सस्ता पेट्रोल मिला। लेकिन क्या वो फायदा कंज्यूमर तक पहुंचा? नहीं पहुंचा। क्रूड ऑयल का प्राइस कम हुआ, हमने सस्ते में तेल लिया, हमने उसमें इथेनॉल भी मिलाया, बट क्या वो प्राइसेस कंज्यूमर तक पहुंचे? क्या हमारे पेट्रोल के प्राइसेस कम हुए? नितिन गडकरी साहब ने बोला था एक रैली में कि जब हम इथेनॉल ब्लेंडिंग E20 तक करेंगे तो पेट्रोल के प्राइस 50 रुपए तक आ जाएंगे। एक और प्रोग्राम में उन्होंने ऐसा ही एक भाषण दिया था कि अगर आप 60% इलेक्ट्रिसिटी और 40% इथेनॉल पे चलोगे तो आपका पेट्रोल का दाम 15 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। लेकिन क्या वो फायदा कंज्यूमर को मिला? नहीं मिला। आज के तारीख में जो मेजर इथेनॉल बन रहा है वो शुगर केन से बन रहा है, जो कि 1G के अंदर में आता है, और ये बहुत ही ज्यादा खतरे की बात है। बिकॉज अगर हम फूड को फ्यूल की तरह यूज करेंगे तो कल को सारे किसान इसको इथेनॉल के लिए ही प्रोड्यूस करने वाले हैं, क्योंकि तेल की खपत हमेशा ज्यादा होगी और उसको ज्यादा मुनाफा वहां पे मिलेगा। दूसरी बात, शुगर केन सबसे ज्यादा पानी खींचने वाला क्रॉप है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा पानी मांगता है। नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए आपको 2500 से 3000 लीटर पानी लगता है। एक तो गन्ना पानी ज्यादा खींच रहा है, ऊपर से आपको इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए इतना पानी लग रहा है। तो क्या ये फ्यूचर के लिए बहुत सस्टेनेबल चीज है? इस बात को हम गवर्नमेंट तक ही छोड़ देते हैं, बाकी सब साइंटिस्ट पे छोड़ देते हैं कि कैसे रिसर्च करेंगे। हम बाइकर्स हैं तो हम बाइक पे फोकस करेंगे। अब गडकरी साहब ब्राजीलियन मॉडल का बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, बताते हैं कि ब्राजीलियन मॉडल को हमने फॉलो किया है। मैं आपको ये बता दूं कि ब्राजील में ये 1970 में सबसे पहले आया था और वहां पे एकदम फेज रोल आउट हुआ है। उनको 50 साल लग गए इथेनॉल को डेवलप करते करते। सबसे पहले वो E0, E5, E10, E15, E20 ये लेके आए, फ्लेक्स फ्यूल्स कार्स बनाई, उनको डिस्काउंट पे दिया, अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर को बोला कि आप E20, E10 कंप्लायंट, E30 कंप्लायंट कार्स बनाइए, उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, उनको प्रॉपर टाइम
टाइम दिया सब समझने का, सोचने का, और एक तरीके से एक फेज मैनर पे उन्होंने पूरा इम्प्लीमेंट किया। और वहाँ पे भी आज भी अगर आप देखेंगे तो हर तरीके की मशीन है जहाँ पे लेबल्ड है कि आपको किस तरह का पेट्रोल चाहिए, E0 चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए। आपकी गाड़ी जिस कंप्लायंट है, आपके जेब में जितने पैसे हैं उस हिसाब से आप ले सकते हो। मतलब अगर आप ज्यादा इथेनॉल लोगे तो आपको कम पैसे में मिलेगा, आप कम इथेनॉल ब्लेंडिंग वाली लोगे तो आपको ज्यादा पैसे में मिलेगा। ये ऑप्शन अभी भी वहाँ पे है, वो कंज्यूमर को दिया गया। बट यहाँ पे जो ब्राजीलियन मॉडल फॉलो किया गया ऐसा कुछ हुआ नहीं, ताबड़तोड़ में रातों रात ये इंप्लीमेंट हो गया विदाउट कंज्यूमर को सोचे कि कंज्यूमर को कैसा नुकसान होगा। चलो अब समझते हैं कि E20 होता क्या है। E20, E10 ऐसा सब बोलने में कैसा लगता है, लेकिन ये है क्या चीज। E20 बोल दे तो 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग है उसमें। अब हम इसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को समझते हैं, नंबर से समझते हैं, ताकि बाइक के असली माइलेज और डैमेज दोनों का लॉजिक क्लियर हो जाए। तो चलो थ्योरेटिकली एक बार समझ लेते हैं इथेनॉल होता क्या है, कैसे ये हमारी बाइक को, परफॉर्मेंस को, माइलेज को कैसे इम्पैक्ट करता है। आपने सुना होगा इम्पैक्ट कर रहा है, ये खराब हो जाएगा, वो कैसे होगा भाई, वो तो बताओ थोड़ा सा। तो वो हम डिटेल में देखेंगे। हम एनर्जी निकालना है, राइट। हमें पेट्रोल और इथेनॉल की सबसे पहले हम एनर्जी निकालते हैं। पेट्रोल का LHV क्या होता है, और यहाँ पे पेट्रोल करते हैं, यहाँ पे इथेनॉल कर देते हैं। इथेनॉल का LHV क्या होता है, कि डेंसिटी क्या होती है, और यहाँ पे इथेनॉल की डेंसिटी क्या होती है, उस हिसाब से एनर्जी निकल आएगी। ठीक है, तो पेट्रोल का LHV आपका होता है 44 मेगा जूल पर kg। ठीक है, इसकी डेंसिटी होती है पेट्रोल की 0.74 kg पर लीटर। तो अगर आप देखेंगे तो इसकी एनर्जी निकल के आएगी 32.5 से। ठीक है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है आपका पेट्रोल। इथेनॉल का LHV होता है आपका 26.8 मेगा जूल पर kg। इसकी डेंसिटी होती है 0.789 kg पर लीटर। एनर्जी निकलेगा 21.15 मेगा जूल पर लीटर। अब ये दो इंपॉर्टेंट हैं, इसको हम साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, एनर्जी पर लीटर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अब हमारा E20 की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो E20 में क्या है आपको मालूम है कि 0.8% पेट्रोल है और यहाँ पे 0.2% अल्कोहल है आपका, मतलब इथेनॉल है जो एक तरीके का अल्कोहल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.8 को एनर्जी से मल्टीप्लाई करेंगे 32.56, 0.2 इंटू 21.15, मतलब ये 21.15 यहाँ से लिया, 32 से लिया, ये हो जाएगा कुछ 30.277 मेगा जूल पर लीटर। ठीक है, तो अभी आप ये साफ देखिए कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के बाद 20% उसकी एनर्जी 30 हो गई। पहले कितनी थी, 32.56। प्रीवियस एनर्जी कितनी मिल रही थी, 32, और अभी कितनी मिल रही है आपको, 30। ये हुआ है ड्रॉप। ये ड्रॉप कितने परसेंट का हुआ है, ये हुआ है 7% का। लेमैन टर्म में मैं आपको ये समझाऊं कि आपकी बाइक को उतनी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा तेल चाहिए। 7% ड्रॉप हो गया, मतलब जितनी एनर्जी पहले बाइक प्रोड्यूस कर रहा था पर्टिकुलर ऑयल में, पर्टिकुलर पेट्रोल में, अब वो ड्रॉप हो गया 7%। थ्योरेटिकली हमने प्रूव किया कि 7% तक वो ड्रॉप हो गया है, तो मतलब ज्यादा तेल लगेगा, माइलेज वहीं पे ड्रॉप हो गई आपकी। ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा पेट्रोल बर्न करेगा, ज्यादा पेट्रोल बर्न करेगा, ज्यादा तेल चाहिए। तो ये एक थ्योरेटिकल तरीका है कि 7% ड्रॉप हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बोला गया है कि 6 से 7% का ड्रॉप आएगा। प्रैक्टिकल यूजर्स को भी आ रहा है 7 से 8% का कुछ ड्रॉप मिल रहा है। मैं खुद एक यूजर हूँ, मैं डेली 70 किलोमीटर मेरी बाइक पे ही जाता हूँ। पहले मैं जो एवरेज पाता था सिटी में वो 37-38 पाता था, अभी 33-34 हो गया है। हाईवेज पे तो मैं आराम से 40 तक आराम से मिल जाता था क्रूज करने पे, अभी वो 35-36 हो गया है। सो माइलेज ड्रॉप मैं देख रहा हूँ। एफआर की बात करते हैं, क्योंकि एफआर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना चाहिए। ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। बाइकर हो यार, आपको ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत थ्योरेटिकल है, लेकिन ठीक है, मजा आएगा। सुनो, एफआर क्या होता है कि एयर फ्यूल रेशियो, आपको कितना हवा चाहिए कितना फ्यूल बर्न करने के लिए। इसको स्टोइकियोमेट्रिक चार्ट भी बोलते हैं। अगर ऐसा मैं एक चार्ट बनाऊं आपके लिए, ठीक है, और ये ग्रेडियंट है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अगर आपको ये फ्यूल हो गया, ये पावर हो गई आपकी, ये फ्यूल हो गया आपका, तो बताता है कि क्या पावर में क्या फ्यूल कंजम्पशन होगा, इतनी हवा और कितना पेट्रोल मिलके ये पावर प्रोड्यूस कर रहा है। लेमैन टर्म में आपको समझाऊं तो एफआर का सीधा सीधा मतलब है कि एक एयर मास को जलाने के लिए कितना फ्यूल चाहिए। पेट्रोल का अगर मैं बोलूं तो एफआर क्या होता है, 14.7:1, मतलब 14 पार्ट्स ऑफ एयर चाहिए 1 पार्ट ऑफ पेट्रोल को जलाने के लिए। इथेनॉल का आपका क्या होता है एफआर,
9.0:1, मतलब 9 पार्ट्स ऑफ एयर चाहिए 1 पार्ट ऑफ इथेनॉल को जलाने के लिए। होगा कि हमने मास निकाला था, पिछली बार डेंसिटी निकाली थी और हमने पावर निकाला था। E20 AFR कैलकुलेशन अगर मैं करूं आपके सामने, 1 लीटर E20 अगर मैं लेता हूं तो 1 लीटर E20 में 0.8 लीटर पेट्रोल मिलेगा प्लस 0.2 लीटर इथेनॉल मिलेगा, ये सबको मालूम है। अब मास क्या होता है पेट्रोल का? मास पेट्रोल का हमारा होता है 0.8 इंटू 0.74, ठीक है, ये हो गया 0.592 kg। और मास होता है हमारा इथेनॉल का अगर देखा जाए तो 0.2 इंटू इक्वल्स टू, अगर आप देखेंगे तो 0.1578 kg ये हो गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये हमारा टोटल फ्यूल मास निकल गया। अभी इसमें मुझे क्या वेटेड AFR निकालना पड़ेगा, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि क्या इसका एक्चुअली जो नया मिश्रण बन रहा है E20, इसका AFR क्या हो रहा है। वेटेड AFR मेरा क्या निकलेगा? ये निकलेगा 0.592 इंटू 14.7, जो कि मेरा 14.7 पेट्रोल का AFR था, राइट। और प्लस इसमें आपको क्या करना पड़ेगा 0.1578 इंटू 9.0, जो कि मेरा 9 पॉइंट क्या था, इथेनॉल का AFR था। इन दोनों को ये फॉर्मूला बस प्लस कर लो, तो ये आपका कुछ आएगा 13.50:1। तो अभी देखो पेट्रोल का कितना था 14.7:1, 14% तो मतलब कि हमें 14 पार्ट्स ऑफ एयर चाहिए था 1 पार्ट ऑफ पेट्रोल बर्न करने के लिए। अभी हमें 13 पॉइंट ऑफ एयर चाहिए 1 पार्ट ऑफ फ्यूल बर्न करने के लिए, तो मतलब यहाँ पे ड्रॉप हुआ, तो ये ओवरऑल AFR ड्रॉप हो गया आपका। इससे क्या होता है, माइलेज ड्रॉप हो जाती है आपकी। सो ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल मैं आपको करके बता रहा हूँ, प्रूवन है कि माइलेज ड्रॉप होगी। कोई अगर बोलता है आपको कि माइलेज ड्रॉप नहीं होगी तो उसको ये वीडियो दिखा देना कि माइलेज ड्रॉप तो लिखित है, होना ही होना है। अभी आप बोलोगे कि भाई ये सब कैलकुलेशन तो ठीक है, लेकिन मेरी बाइक पे कैसे असर पड़ रहा है, मतलब मेरा कितना माइलेज ड्रॉप हो रहा है। तो एक एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कि मान लो आपकी बाइक 40 किलोमीटर का एवरेज देती थी, तो 100 किलोमीटर जाने के लिए आपको लगे होंगे 2.5 लीटर्स, राइट। और इसकी एनर्जी कितनी लगी होगी इसमें आपको 81.4 मेगा जूल प्रति लीटर, इतनी पेट्रोल की एनर्जी लगी होगी। ये पेट्रोल का कैलकुलेशन है। E20 से हम कैलकुलेट करें कि E20 का जो नया निकला था हमारा एनर्जी कितना निकला था, 32 से 30 हो गया था, राइट। 277 था, हाँ 30.277 इथेनॉल का हो गया था। 81.4 आपको एनर्जी लगेगी और करंट एनर्जी आपको क्या मिल रही है, डिवाइड कर दो 30.277 पे, अगर आप डिवाइड कर दोगे तो मिल जाएगा 2.69, ठीक है, लीटर। ये इतने लीटर लगेंगे अगर आपको सेम 100 किलोमीटर जाना है। पहले 100 किलोमीटर जाना था तो 2.5 लीटर लगा था, अभी 100 किलोमीटर जाना है तो 2.69 लीटर लगेगा, मतलब आपको तेल ज़्यादा लग रहा है सेम डिस्टेंस जाने के लिए। तो यहाँ पे एक बार और हेंस प्रूव्ड हो गया कि माइलेज आपका कैसे ड्रॉप होगा। ओवरऑल ड्रॉप समझोगे आप तो हो गया मेरा 37.2 किलोमीटर प्रति लीटर। आपका पहले का 40 का एवरेज मिल रहा था, अभी 37 का, बट थ्योरेटिकली देखोगे तो आपका यहाँ पे 3-3.5 का माइलेज गिर गया, ठीक है। और ऐसा ही होगा आपकी बाइक के साथ भी, ऐसा ही हो रहा होगा, ये कोई आपको नहीं बताएगा। आपको यूट्यूब पे भर भर के वीडियोस मिल जाएंगे कि E20 सब हल्ला कर रहे हैं, लेकिन क्यों हो रहा है ये कोई नहीं बताएगा। तो चलो बस बोर्ड पे मुझे आपको यही समझाना था, क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिकली प्रूवन है, बट स्टिल गवर्नमेंट इज़ डिनाइंग कि ऐसा कुछ हो रहा, माइलेज ड्रॉप नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। गवर्नमेंट बहुत तरीके से डिनाई कर रही है, बट आप समझिए आपके सामने है ये बात। तो नंबर्स आपने देख लिया कि माइलेज ड्रॉप हो रहा है, कैसे हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है, कैसी हो रही है, वो सब आपने डिटेल में समझ लिया। अब हम बात करेंगे कुछ और मैकेनिज्म्स की, और जो फिजिकल जो डैमेज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या प्रॉपर्टीज हैं इथेनॉल की ऐसी जो हमारी बाइक के लिए इतना नुकसान कर रही है। सबसे पहली बात कि इथेनॉल का जो नेचर है वो हाइग्रोस्कोपिक है, फेज सेपरेशन। वो पानी को जकड़ के रखता है, पानी को ऑब्जॉर्व करता है, वो पानी के लिए स्पंज का काम करता है। तो सिंपल बात है, पानी इक्वल्स टू प्रॉब्लम फॉर द इंजन एंड फॉर द बाइक। इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक है, मतलब ये हवा से नमी खींचेगा और पानी एब्जॉर्व करेगा। तो उससे क्या होगा कि पानी की जब परसेंटेज आपकी टैंक में मान लो थोड़ी 0.3%, 0.5% भी हो जाएगा तो फेज सेपरेशन हो जाएगा, मतलब पानी अलग हो जाएगा और पानी सबसे नीचे आ जाएगा, इथेनॉल आएगा, उसके ऊपर पेट्रोल आएगा। तो जब आप बाइक स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले उसको पानी मिलेगा, फ्यूल इंजेक्शन में पानी जाएगा, आपके इंजन में पानी जाएगा, जो कि आपके इंजन को रोक देगा, स्टॉल करेगा, नॉकिंग करेगा, चलने में स्टार्ट ही नहीं होगी और जर्क्स देगी। ये सारे इश्यूज हो सकते हैं अगर फेज सेपरेशन होता है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ इथेनॉल। अब इसके हाइग्रोस्कोपिक नेचर से एक और प्रॉब्लम है
कि जो मेटल पार्ट्स हैं अगर वहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ तो वो कोरोजन लाएगा। तो अगर आपका मेटल टैंक है अंदर से तो पूरा कोरोजन होने के हाई चांसेस रहेंगे। अब नेक्स्ट है सॉल्वेंट इफेक्ट एंड फिल्टर क्लॉगिंग। अब ये क्या चीज होती है? इथेनॉल एक अच्छा सॉल्वेंट है। इंजन के पुराने जो वार्निश होते हैं, पुराने पेट्रोल जो आप भरा है 2-3-4 साल 10 साल की बाइक के जो पुराने वार्निशेस हैं वो सब डिसॉल्व कर देगा और वो सारे फिल्टर को जाके चोक करेंगे। इससे क्या होता है? फिल्टर क्लॉग होता है, आपका स्प्रे पैटर्न जो है वो खराब होता है और बहुत ज्यादा रफ रनिंग होती है। तो ये बात को बहुत इंपॉर्टेंट से समझो। तीसरा पॉइंट मैं बताऊं, कोरोजन। पहले बात किया लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे होता है वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब वाटर इथेनॉल के साथ होता है तो मेटल्स के लिए कोरोसिव इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है, आयरन ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, फ्यूल पंप्स अंदर से खराब होते हैं, टैंक का जो मेटल पार्ट्स है अंदर का वो डिग्रेड हो जाता है। कुछ माइक्रोब्स भी टैंक के अंदर ग्रो हो सकते हैं, जैसे कि बायोफिल्म एक बन सकती है आपके टैंक के अंदर बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ इथेनॉल। जो नेक्स्ट पार्ट है वो रबर पार्ट पे है। जो रबर एंड प्लास्टिक के पार्ट्स हैं वो डिग्रेड होंगे। वो क्यों डिग्रेड होंगे? क्योंकि जब इथेनॉल रबर पार्ट से मिलता है तो या तो उनको फुलाता है या तो उनको श्रिंक करता है, स्वेल करता है या सॉफ्ट करता है, जिसकी वजह से क्रैक डेवलप होते हैं। होस पाइप्स में खास तौर से क्रैक डेवलप होगा और वो यूज के लायक नहीं बचेगा। कार्बोरेटर वाली बाइक्स हैं उनमें जो फ्लोट वॉल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इशू आएगा क्योंकि प्लास्टिक वहाँ पे यूज़ होता है। तो इथेनॉल की ये जो प्रॉपर्टी है ये डिग्रेड करने की, इसके लिए आपको हमेशा अपना फ्यूल पंप, होस पंप, ओरिंग ये सब चेक करना पड़ेगा। हमेशा चेक करते रहो, कभी भी लगे कि कुछ इशू आ रहा है तो तुरंत के तुरंत उसको रिप्लेस करो। चलो ये तो हमने बात कर ली कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं पेट्रोल ऑप्शंस की हमारे पास। तो जैसा आपको मालूम है कि E20 तो अभी नेशन वाइड आ गया है और इस टाइम पे कुछ यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे टेस्ट ट्यूब पे टेस्ट करके आपको बता रहे हैं कि कहाँ पे कितना परसेंटेज ऑफ इथेनॉल है। आप भी चाहिए तो कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं वो टेस्ट नहीं करने वाला हूँ, आपको ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मैं दे रहा हूँ। सो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इस टाइम पे 15 से 20% रफली हर जगह मिल रहा है। कहीं पे लेबल नहीं है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कहीं पे आपको मार्किंग नहीं मिलेगी कि हम भाई इतना मिला के दे रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर आपके पास कुछ ऑप्शन हो तो 100 ऑक्टेन का जो फ्यूल है, मतलब XP 100, पावर 100, ये आपको मिल रहा है। अभी भी यहाँ पे बहुत कम मिलावट है, कहीं कहीं पे तो ऐसा है कि 0% भी मिला के दे रहे हैं। इसकी प्राइसिंग 160-165 रुपए के आसपास है। ये अभी प्रीमियम हो गया, या फिर शेल में भी आप जाओगे तो 10% तो मिला के दे ही रहे हैं। तो 20 डलाने से अच्छा है कि 10 तक डलाओ। और E10 में अगर आप लोगे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, बट इंजन की लाइफ आपकी बेहतर होगी। अब गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर सकती थी कि ये पूरा जो मॉडल है ना, ये जो E20 ये बहुत अच्छा है, ये किसानों के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। क्रूड इंपोर्ट कम होता है इससे, एफिशिएंट है, इकोनॉमिकल है, थोड़े हमको भी अगर फायदे देंगे तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। लेकिन गवर्नमेंट ने इतनी हड़बड़ में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, जो इसका इम्प्लीमेंटेशन था वो फेल था एक तरीके से। इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती थी? अगर ये ब्राजीलियन मॉडल को पूरी तरीके से कॉपी कर रहे थे तो इनको क्या करना चाहिए था कि ये थोड़ा सा कंज्यूमर की तरफ भी ध्यान देते और उस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते कि ये थोड़ा सा सक्सेसफुल रहता। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को कंज्यूमर की बातों को ध्यान रखते हुए एज अ कंज्यूमर सोचना चाहिए था और इसको फेज्ड वे में रोल आउट करना चाहिए था। E0 आया था 2003 में, 2005 में, 2003 में E5 आया था, उसके बाद 10 आया, 15 आना था, 20 आना था, 25 आना था। ऐसे फेज में लाते 5-5 साल में अगर आप 5 भी पढ़ाते तो भी आराम से आपका हो जाता। सेकंड पॉइंट है कि पेट्रोल पंप पे आपको मैंडेटरी लेबलिंग करनी चाहिए थी। मतलब कि 0 में ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ, 10 ले रहा हूँ, 15 ले रहा हूँ, 20 ले रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ मुझे मालूम होना चाहिए कि ये पेट्रोल मैं ले रहा हूँ, इसमें इतना इथेनॉल है, इतने पैसे में मैं ले रहा हूँ। अगर मैं E20 लूंगा तो मुझे सस्ता पड़ेगा, E10 लूंगा तो मुझे महंगा पड़ेगा। वो मेरी चॉइस है, वो मुझे चॉइस देना चाहिए था एज अ कंज्यूमर, जो गवर्नमेंट ने नहीं दिया। और इस बात को सपोर्ट करने के लिए एक PIL भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, लेकिन वो डिसमिस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सुना ही नहीं। तो हमारे पास अब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है कि हम क्या करें, तो बस जो है वही भरवाओ और प्रिवेंटिव एक्शंस लेते रहो। अब गवर्नमेंट को ये भी मालूम है कि इससे जो पुरानी बाइक्स हैं, पुरानी कार्स हैं, वो सारी डैमेज हो रही हैं, खराब हो रही हैं। सो गवर्नमेंट को एक और चीज का इंप्लीमेंट करना चाहिए था कि जितने भी जो हमारी इंश्योरेंस की कंपनीज हैं उन्हीं को बोल देते कि आप ऐसी पॉलिसीज लाओ, या फिर अगर ऐसा कुछ खराब होगा E20 की वजह से तो आपको उसको क्लेम करना पड़ेगा। अभी तो कैसा है कि अगर E20 की वजह से आपका कुछ खराब होता है और आपकी गाड़ी कंप्लायंट नहीं है तो आपको क्लेम भी नहीं मिलेगा, आपके पॉकेट से सारे पैसे लगेंगे। फ्यूल सिस्टम गया, फ्यूल पंप गया, तो 15-20 हजार रुपए का आपका खर्चा आ गया। छोटे खर्चे जैसे कि अगर होस पाइप्स है, ओ रिंग्स है, ये तो छोटा 500
1500 से 1000 5000 तक में हो जाएगा, लेकिन उससे बड़े बड़े भी खर्चे हैं। महंगी बाइक है आपकी तो आपके 10,000 20,000 50,000 तक के खर्चे होंगे। गवर्नमेंट को वो भी पॉइंट सोचना चाहिए था कि अगर ये E20 की वजह से खर्चे हो रहे हैं कंज्यूमर के, तो उनको कैसे सब्सिडाइज किया जाए। गवर्नमेंट को एक स्टेप और लेना चाहिए था। ये जो हमारी ऑटो इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसको एक साथ इनके साथ पार्टनरशिप करके काम करना चाहिए था। इनको सफिशिएंट टाइम देना चाहिए था, इनको ऑन बोर्ड करना चाहिए था अपने प्रोग्राम के साथ कि भैया आप बनाओ, ये ऐसे ऐसे हमारा प्रोग्राम है, इस हिसाब से आप अपने मॉडल्स, अपने इंजन्स को रीट्यून करो, नए मॉडल्स लेके आओ, ताकि ये इस तरीके से फेज रोल आउट हो पाए। OEM मैन्युफैक्चरर्स को इनको बोलना चाहिए था कि अगर आपकी पुरानी गाड़ी है तो ये आपको E20 किट्स हम दे रहे हैं, सब्सिडाइज दे रहे हैं, कम पैसे में दे रहे हैं। उसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अगर इनपुट दे पाते तो ऐसा कुछ करते तो शायद थोड़ा सा बेनिफिशियल रहता एज अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम कुछ रेमेडीज की बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि एक होम रेमेडीज है, आके आप प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हो, वो करेंगे। उसी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडिटिव्स का। सो एडिटिव्स मैं आपको सबसे पहले लेमैन टर्म्स में समझा दूं कि एडिटिव्स होते क्या हैं। एडिटिव्स एक तरह के डिटर्जेंट्स होते हैं जो कि कार्बन डिपॉजिट्स को जमा होने नहीं देते, क्योंकि इंजेक्टर की टिप फॉलिंग नहीं होने देते, स्प्रे पैटर्न को मेंटेन रखते हैं, आपका फ्यूल सिस्टम क्लीन रखते हैं। इसी में कुछ आते हैं हाइड्रोकार्बन बेस्ड स्टेबलाइजर्स। ये करते हैं स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ पेट्रोल कंपोनेंट्स, और जो गम फॉर्मेशन है उसको बहुत ज्यादा प्रिवेंट करते हैं। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है वाटर सेपरेशन और डिमल्सिफायर्स। ये क्या करते हैं कि जो हमारा फ्री वाटर होता है उसको हेल्प करते हैं ड्रेन करने के लिए, और उसको मिक्स करके हमारे इंजन तक नहीं जाने देते हैं। इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि आपके मेटल टैंक में एक प्रिवेंटिव फिल्म बना देते हैं, जो कि आपके कोरोजन को बहुत ज्यादा रिड्यूस करता है और होने से ही बचाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लुब्रिसिटी इनहेंसर्स के तरीके से भी काम करते हैं। ये आपके जो फ्यूल पंप्स हैं, उनके जो मूविंग पार्ट्स हैं, उनको लुब्रिकेट रखते हैं, जो कि इथेनॉल अगर आप लंबे समय तक डाल रहे हो तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अब ये प्रोडक्ट कौन से हैं, आपको कहाँ से मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन मैंने डिटेल में दिया है। मैं जो यूज कर रहा हूँ मैनुअल का 9957 है, जो कि यूनिवर्सल प्रूवन है, जर्मनी का प्रोडक्ट है। ये फ्यूल सिस्टम क्लीनर की तरीके से मिल जाएगा। बहुत से अलग अलग ब्रांड के इस टाइम पे आपको मार्केट में मिलेंगे। आपको मॉली लिक्विड का मिल जाएगा, इसका मैं आपको बता रहा हूँ मैनुअल का मिल जाएगा, आपको विंस का मिल जाएगा, 3M का मिल जाएगा। इसके डोजेस बहुत फिक्स है, हर जगह लेबल लगा होगा कि आपको कितना यूज करना है। प्राइजेस इसके 300 से 1500 वेरी करता है, कितना ml आप लेते हो। ये जो मैं मैनुअल का रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, ये 250 ml आता है, 650 रुपए का अमेजन पे। ये आपका 3 से 4 टैंक फुल तक आराम से चलता है। डोसेज वहाँ पे कितना लिखा है उस हिसाब से आपको डालना है, ओवर डोसेज भी नहीं करना है। और मेन बात ध्यान ये रखना है कि ये कोई मैजिक पिल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम जैसे बीमार होते हैं दवाई खा ली तो हम ठीक हो गए, ऐसा नहीं है। इस तरीके की बीमारी नहीं है। मान लीजिए जैसे मुझे बुखार हुआ, मैंने दवाई खाई और मैं ठीक हो गया, मुझे बुखार नहीं होगा, ये ऐसा नहीं है। ये एक तरीके का आज के टाइम पे नेसेसिटी है। ये इसी तरीके से इसको माना जाएगा जैसे आपकी आंख खराब हो गई और आपको चश्मा लगाना ही है। जब भी आप लैपटॉप के सामने बैठोगे आपको चश्मा लगाना है। उसी तरीके से जब भी आप पेट्रोल फिल करोगे आपको ये एडिटिव डालने ही डालने हैं, जिससे आपकी बाइक की हेल्थ ज्यादा अच्छी हो पाए और लॉन्ग चल पाए। जब भी 10 साल में खराब होनी है तो वो 20 साल में खराब होगी। सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है वो है कि अपनी बाइक को कभी धूप में खड़ा नहीं करना है। जब से इथेनॉल आया है ना, थोड़ा सा मामला ही गड़बड़ हो गया। हमको इतना सोचना पड़ता है, इतना समझना पड़ता है, छोटी छोटी चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो बाइक को हमेशा शेड में लगाना है, धूप में नहीं लगाना है। उसका क्या कारण है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि क्या है ना कि हीट इंक्रीजेस फ्यूल वेपर प्रेशर, और उससे क्या होता है कंडेंसेशन साइकिल्स बढ़ते हैं आपके। और जब भी ये टेम्परेचर स्विंग ज्यादा होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि दिन में बहुत गर्म है, रात को बहुत ठंडा होता है, तो उससे कंडेंसेशन ज्यादा होता है, उससे मॉइस्चर टैंक में ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो इसके लिए ठंडा गर्म करने से अच्छा शेड में रखो, एक टेम्परेचर पे रखोगे तो कंडेंसेशन उतना ज्यादा होगा नहीं, मॉइस्चर उतना ज्यादा आएगा नहीं, और फेस सेपरेशन वाली दिक्कत से आप बच सकते हो। और दूसरा पॉइंट क्या है कि हीट से क्या होता है ना कि जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल रिएक्शंस हैं, वो बहुत जल्दी होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो वार्निश है वो बहुत ज्यादा कलेक्ट होता है। तो उससे बचने के लिए शेड में ही रखना सबसे उचित उपाय है। एडिटिव्स जो कि मैंने पहले ही बात की, गाड़ी को हमेशा आपको शेड में रखना है, धूप में नहीं रखना है, जिसकी वजह से गाड़ी डैमेज होगी। आप तीसरा, गाड़ी को आपको हमेशा 80% से ज्यादा फिल करके रखना है। मतलब गाड़ी को आपको हाफ नहीं रखना, उससे नीचे नहीं रखना। पहले कैसा होता था कि आपने रख दिया पूरा पेट्रोल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या है, उसमें ज्यादा इथेनॉल 20% इथेनॉल है, आपकी हाफ टैंक है और उसमें इथेनॉल भी है, तो क्या करेगा, जितना खाली हवा है उसमें वहां पे मॉइस्चर इकट्ठा करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और फिर वो वाटर सेपरेशन तक जा सकता है।
सो टंकी को 80% तक भरा रखो। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई टैंक भर दिया तो अब खाली भी तो कैसे करेंगे उसको। तो आपको ये नेक्स्ट पॉइंट है मेरा रेमेडीज में कि आपको हमेशा वीकेंड राइड पे जाना है। पहले वीकेंड राइड पे जाना एक मतलब फन था, अभी हमारी ज़रूरत है। क्यों? जितनी गाड़ी चलेगी इथेनॉल का जो स्टोरिंग लाइफ होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसके लिए उसको कंजम्पशन में रखना बहुत ज़रूरी है। आप क्या करो, वीकली 10, 15, 20 किलोमीटर जाओ, उसको यूज़ में रखो। आपको गाड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए खड़ी नहीं रखनी है। अगर आप 1 महीने 2 महीने के लिए गाड़ी खड़ी रख रहे हो तो उसमें एडिटिव डाल दो, उसके बाद टैंक फुल करके खड़ी करके छोड़ दो। कभी आधी टैंक कम टैंक करके खड़ी करके लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 2 महीने 3 महीने के लिए मत छोड़ो। अब नेक्स्ट रेमेडी आप क्या कर सकते हो कि आप मान लो E20 भरवा ही रहे हो, ठीक है, वो 104 या 105 रुपए आपके स्टेट में कितने का होगा उस हिसाब से आप E20 पेट्रोल रेगुलर भरा रहे हो। आप जब भी 4 से 5 टैंक फुल करा लो, 5वें टैंक फुल के बाद आप हमेशा एक बार प्रीमियम पेट्रोल भराओ और उसमें एडिटिव्स डालो। मतलब आपको XP 100 या पावर 100 भराना है। मान लिया भाई कि 160 रुपए लीटर है, महंगा है, बट अगर आपको इंजन बचाना है तो हर E20 के 5 साइकिल के बाद आपको एक E0 डालना पड़ेगा उसमें एडिटिव्स के साथ, ताकि वो पूरा सिस्टम को एक बार क्लीन कर पाए, रिफाइन कर पाए, और फिर बाद में आप E20 पे आ जाओ, फिर 5-6 टैंक फुल आप E20 भराओ, और ऐसे ही फेज आपको साइकिल का चलाते रहना है। नेक्स्ट रेमेडी आप क्या कर सकते हो कि जो होजेस हैं, पाइप्स हैं, ओरिंग्स हैं, उनको रेगुलर चेक करो, इंस्पेक्ट करो और रेगुलर चेंज करो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। नेक्स्ट क्या होगा, आपकी जो ऑयल चेंज की फ्रीक्वेंसी थी, मान लीजिए अभी मेरी होंडा हाइनेस है तो मेरी 6000 की फ्रीक्वेंसी है, 6000 6 महीने पे हम ऑयल चेंज करते हैं। वो 6000 से फ्रीक्वेंसी अभी 4500 पे आ जाएगी। 4500 से 5000 में अब आपको करना ही करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। ऑयल फिल्टर क्लॉग होता है, ठीक है, और ऑयल भी थिन होता है, जिसकी वजह से आपको ऑयल और फिल्टर की जो आपकी सर्विस इंटरवल था वो कम करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको फेस सेपरेशन डिटेक्ट हो रहा है, वो कैसे डिटेक्ट होगा? स्मेल से। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्टॉल कर रहा है, नॉकिंग दे रहा है, ठीक है, घर 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 की आवाज़ कर रहा है, तो आपको बाइक स्टार्ट नहीं करनी है। आपको सीधा उसको टो करो, मैकेनिक के पास लेके जाओ, सर्विस सेंटर लेके जाओ, इंजन खुलेगा, फ्यूल पूरा सिस्टम खुलेगा, उसके बाद समझ में आएगा कि क्या है, इतना ज़्यादा खतरनाक है हमारी जेबों पे ये। अब बात करते हैं कौन सी बाइक इसमें इफेक्टेड है, कौन सी नहीं है। तो 2015 के पहले की जो बाइक है वो तो सब लपेट में आ गई भाई। जितनी कार्बोरेटर वाली बाइक थी वो सब इसमें है, हाई डेंजर में, हाई रिस्क में है। उन सबको तो भाई पूरे एक बार जितने भी प्लास्टिक के पार्ट्स हैं वो सब चेंज करवा के ले लो, ठीक है। नहीं तो अगर E20 कोई किट मिल रहा हो तो वो किट लगा लो, उस हिसाब से फिर आप मेंटेन करो। E10 का पेट्रोल या फिर E0 का पेट्रोल भरवाओ, एडिटिव्स डलवाओ, ये सब करके आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि वो हाई रिस्क में है। 15 से 22 तक की जो बाइक्स हैं वो फ्यूल इंजेक्टेड बाइक्स थी, उसमें E10 कंप्लायंट तक था, तो वो मैनेज कर लेगा। अगर उसमें आप E20 डालते हो, बहुत ज़्यादा वियर एंड टियर नहीं करेगा, लेकिन करेगा वियर एंड टियर। तो ये जो रेमेडीज़ मैंने बताई वो आपको इम्प्लीमेंट करनी है अगर आपकी बाइक 2015 से 2023 के बीच की है। 2023 के बाद की जो बाइक है वो E20 कंप्लायंट आने लगी थी, मतलब उसकी ECU मैपिंग ऐसे होने लगी थी कि वो E20 को एडजस्ट कर पाए। उसका जो स्प्रे साइकिल था, उसका जो ECU मैपिंग था, वो उस तरीके से ट्यून था कि वो E20 को एडजस्ट कर पाए। 2023 की बाद की बाइक जो है उनमें इशू नहीं आने वाला है, लेकिन ये जो 15 से 23 वाली बाइक्स हैं इसको स्पेशल ध्यान आपको रखना पड़ेगा और सारी रेमेडीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। एक छोटा सा कॉस्ट ब्रीफ भी मैं आपको देना चाहता हूँ, ये एंगल एक बहुत ज़रूरी है दिमाग में डालने के लिए, ठीक है। अगर आप फ्यूल पाइप या फिर ओ रिंग ये सब चेंज कराने जाते हो तो जैसे मैंने पहले बताया था कि 300 से 400, 500, 1000 रुपए तक का खर्चा है, और अगर आप एडिटिव डालते हो तो आपको भी वही 350 से 800 तक में आ जाएगा एडिटिव। महीने में एक बार आप या फिर 4 से 5 फुल टैंक के बाद आप 160 रुपए वाला तेल डालते हो तो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा। ये सब चीज़ें करते रहोगे लगातार तो आपकी बाइक लगातार अच्छे शेप में रहेगी और चलती रहेगी, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं किया, आज के आज अगर आपने ये स्टेप्स नहीं लिए तो आपको एक बड़ा खर्चा आ सकता है। अगर आपके फ्यूल पंप में कुछ हुआ, टैंक में कुछ हुआ, और समझ लो फिर उसका खर्चा कितना आएगा, 20,000, 25,000, 30,000 कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर बाइक। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज आपको फॉलो करनी है। तो कभी कभी क्या होता है ना, ये जो प्रिवेंटिव स्पेंडिंग है ये बहुत कम है। लॉन्ग टर्म अगर रिपेयर करने जाओगे ना, बड़ा रिपेयर करने जाओगे तो बहुत बड़ा खर्चा है। तो छोटे छोटे प्रिवेंटिव एक्शंस ले लो भाई, रिक्वेस्ट है। अपनी अपनी बाइक को हम सब प्यार करते हैं, मैं तो ऑलरेडी लेना चालू कर दिया हूँ। और अगर आपको डिटेल एक वीडियो चाहिए कि कैसे कैसे क्या प्रोसीजर एडिटिव ऐड करने का, तो उसके लिए आप बोलना कमेंट में, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो
वीडियो बना के बता दूंगा। तो वीडियो को खत्म करते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखो, पॉलिसी की मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, पॉलिसी अच्छी है, फार्मर्स के हित में है, इंडिया के हित में है, इन्वायरमेंट के हित में है, लेकिन जिस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया गया विदाउट कंज्यूमर को ध्यान में रखे, कंज्यूमर का फायदा बिना सोचे, और जो फायदा गवर्नमेंट को हो रहा है वो सारी टैक्सेस ले रहे हैं, कंज्यूमर तक पहुंच नहीं रहा है और कंज्यूमर को चॉइस भी नहीं दे रहे, कंज्यूमर की गाड़ियां खराब हो रही, ये सब बातों का ध्यान कौन रखेगा? तो उस हिसाब से ये फेल्ड, मैं बोलूंगा इसको, इम्प्लीमेंटेशन है या फिर बहुत जल्दबाजी में हमारे ऊपर थोपा गया फैसला है। तो ये वीडियो का मकसद केवल यही है कि आप इन्फॉर्म्ड रहो, आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओ। अपनी बाइक को आप प्यार करते हो तो उसको अच्छे से प्रिवेंटिव एक्शन लो उस पे और बढ़िया से उसको मेंटेन रखो ताकि वो आपका साथ लंबे समय तक दे पाए। तो चलो वीडियो खत्म करते हैं। मेरा नाम है राज, आप देख रहे थे वीकेंड वॉन्डरर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने राइडिंग ग्रुप्स में, दोस्तों में शेयर करो ताकि सबकी बाइक सेफ हो सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉन्डरिंग, कीप राइडिंग। थैंक यू।